हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं अहमद शाह पर वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। अनाउंस कर दिया, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उत्तर प्रदेश पिछले 10 सालों से बीजेपी यहाँ स्ट्रगल कर रही थी और लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 10 सीट जीती। अच्छा, यहाँ एंट्री होती है अमित शाह की। उन्हें सिर्फ 6 महीने दिए जाते हैं सिचुएशन को पलटने के बहुत लिए। पावरफुल। पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से बीजेपी यहाँ नहीं जीत सकती। स्टेट पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का डोमिनेंस है। लोकल बीजेपी लीडरशिप कमजोर है और बटी हुई है। मगर शाह क्या करते हैं? वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, इंफॉर्मेशन को स्पॉन्ज की तरह सोक करते हैं, बूथ कम्युनिटीज बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,000 पोलिंग स्टेशन है। हर एक के लिए शाह 7 से 10 मेंबर्स की मैनेजमेंट कमेटी बैठाते हैं। वोटर्स की लिस्ट उनके फोन नंबर्स के साथ कलेक्ट की जाती है। वर्कर्स को घर घर जाने को कहते हैं। मगर यहाँ आता है उनकी स्ट्रैटेजी का ब्रिलियंट पार्ट। शाह यूपी की सोशल कॉम्पोजिशन जानते थे। मुस्लिम्स और दलित कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने उन पर टाइम वेस्ट किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपर कास्ट और नॉन यादव ओबीसीज को अट्रैक्ट करने में फोकस किया। वो लोग जो रूलिंग पार्टी की मुस्लिम और यादव सेंट्रिक फोकस से तंग आ गए थे। उनका मैसेज क्लियर था, मुस्लिम्स को अपील किया जा रहा है, रिजर्वेशन उन्हें तुम्हारे एक्सपेंस पे दी जा रही है। और फिर आता है मुजफ्फरनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ कुछ महीने पहले ही हिंदू मुस्लिम राइट से 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। शाह यहाँ हीलिंग की बात नहीं करते हैं, वो रैलीज करते हैं इमोशनल चार्ज स्पीचेस के साथ। बीजेपी 3 ऐसे कैंडिडेट्स को फील करती है जिन पर ऑफिशियली राइट भड़काने के एलिगेशंस थे। स्ट्रैटेजी काम कर जाती है और 2014 में बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत जाती है। 22 अक्टूबर 1964 गुजरात के एक छोटे से शहर मालसा में एक लड़का पैदा होता है। एक ऐसे परिवार में जो पीवीसी पाइप बिजनेस चलाता है। कंफर्टेबल लाइफ, अपर कास्ट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। अनिल चंद्र शाह के बचपन के दिन कुछ ऐसे थे। उन्होंने अपने टीनेज ईयर्स में आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, लोकल शाखास अटेंड की। मगर आरएसएस यूनिफॉर्म में शाह की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, ना व्हाइट शर्ट ना खाकी शॉर्ट्स। जो हम जानते हैं वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद बायोकेमिस्ट्री की डिग्री के साथ शाह अपने पिता के पीवीसी पाइप बिजनेस में काम कर रहे थे। उनके पास पैसा था, ज्यादा बोलते नहीं थे और गुजराती बिजनेस कम्युनिटी में गहरी पहचान थी, जिसमें फ्यूचर बिलियनर गौतम अदानी भी शामिल थे। फिर आता है 1982। एक 18 साल का अमित शाह एक कमरे में एंटर करता है और एक ऐसे आदमी से मिलता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी, नरेंद्र मोदी। मोदी शाह से लगभग डबल एज के थे। आरएसएस के प्रचारक, गुजरात के 3 आरएसएस डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर थे। उस पहली मीटिंग में क्या हुआ हम नहीं जानते। शाह ने शुरू से ही इस रिलेशनशिप को सीक्रेसी के लेयर्स में लपेट के रखा है, लेकिन इतना क्लियर है, मोदी ने यंग अमित शाह में कुछ देखा और शाह ने मोदी में वो चीज देखी जिसकी उसी तलाश थी। मोदी चेहरा बनेंगे और शाह मशीन। बीजेपी के स्टूडेंट विंग ज्वाइन करने के बाद 1986 तक वो फुल टाइम पार्टी मेंबर बन चुके होते हैं। साथ ही मोदी बीजेपी के अंदर ऊपर चढ़ रहे थे और जहां जहां मोदी जाते शाह उनके साथ जाते। अगले 15 साल तक शाह एक भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग गेम खेल रहे थे। 1995 में जब बीजेपी गुजरात में केशुभाई पटेल के अंदर अपनी पहली सरकार बनाती है, मोदी पटेल के एडवाइजर बन जाते हैं और शाह को भी अपने साथ ले आते हैं। मोदी ने पटेल को कन्विंस कर लिया था शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाने के लिए। यही शाह की अप्रेंटिसशिप थी, पर्दे के पीछे काम करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, राइवल्स आइडेंटिफाई करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। ये वो स्किल्स थे जो मोदी बाद में नेशनल लेवल पर यूज करेंगे। 2001 मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे और तुरंत अमित शाह के साथ सिस्टमैटिकली उन लोगों को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं जो मोदी की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे। केशुभाई पटेल बाहर कर दिए जाते हैं, शंकर सिंह वदेला पार्टी छोड़ देते हैं, सुरेश मेहता पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिए जाते हैं। फिर आता है फरवरी 2002। 3 दिन तक गुजरात में मॉब्स ने तबाही मचा दी, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी ने हमेशा इस हिंसा की जिम्मेदारी से इनकार किया है। कोर्ट्स में बाद में उन्हें क्लियर भी कर दिया, मगर राइट्स के बाद जो होता है वो देखने लायक था। मोदी ने पूरे गुजरात में एक प्राइड मार्च निकाली और इस कैंपेन के कमांडर थे अमित शाह।
एड्स के बाद दिसंबर 2002 में मोदी अपना पहला इलेक्शन जीत जाते हैं 75,000 वोट्स के मार्जिन से। शाह अपनी सीट जीतते हैं 1,98,000 वोट से, मोदी के मार्जिन से 2 गुना ज्यादा। 2007 में शाह अपना मार्जिन बढ़ाकर 2,35,000 वोट्स कर देते हैं। वो लगातार 4 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत चुके होते हैं। जब मोदी ने शाह को अपनी कैबिनेट में शामिल किया तो उन्हें 12 मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज दिए। होम, लॉ एंड जस्टिस, प्रिजन, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, प्रोहिबिशन, होम गार्ड, ग्राम रक्षक दल, पुलिस हाउसिंग, लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। 12 पोर्टफोलियोज, सोचिए जरा। अक्सर गवर्नमेंट में 3 या 4 पोर्टफोलियोज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते हैं। शाह के पास 12 थे। मोदी की कैबिनेट में सिर्फ एक ही मिनिस्टर के पास रियल पावर थी, अमित शाह। कैबिनेट मीटिंग्स में बोलने वाले भी वही होते थे। मोदी की लार्जली पपेट कैबिनेट में शाह गुजरात के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुके थे। और फिर आते हैं एनकाउंटर्स। 2002 से 2006 के बीच गुजरात पुलिस के 32 ऑफिसर्स बाद में जेल जाते हैं फेक एनकाउंटर्स किलिंग के लिए। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस थे जिन्हें शूटआउट्स के नाम पर दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 ऐसी डेथ्स की जांच के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई। 2010 में सीबीआई अमित शाह पर चार्जेस फाइल करती है किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर के लिए। एजेंसी का कहना था कि शोहराबुद्दीन शेख और उनकी वाइफ को मारने वाले पुलिस ऑफिसर्स शाह के ऑर्डर्स पर काम कर रहे थे। सीबीआई ने यह भी कंफर्म किया कि शेख एक गैंगस्टर था जो कई सालों तक गुजरात पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर रहा था। शाह को साबरमती जेल भेज दिया जाता है। वो 3 महीने अंदर रहते हैं। बेल पर रिलीज होते वक्त कोर्ट एक कंडीशन लगाता है, ट्रायल के एंड तक उन्हें गुजरात से बाहर रहना होगा। जर्नलिस्ट्स उन्हें इन्फॉर्मल तौर पर तड़ीपार कहने लगे। एक ऐसे आदमी के लिए जो गुजरात का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन था, ये एक स्पेक्टेकुलर फॉल था। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म होती हुई लग रही थी, लेकिन शाह ने यहाँ एक ब्रिलियंट मूव किया। उन्होंने अपने एग्जाइल को अपॉर्चुनिटी बना दी। गुजरात से बाहर रहकर शाह दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और अगले 2 साल वो देश की सोशल डायनामिक्स स्टडी करते हैं। नेशन वाइड आरएसएस लीडरशिप से रिलेशंस बनाते हैं। हजारों बीजेपी वर्कर्स के साथ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन डेवलप करते हैं। मगर शाह अपनी कमबैक प्लान नहीं कर रहे थे। वो मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। बोर्डर चार्जेस के बावजूद, एग्जाइल के बावजूद शाह की लॉयल्टी मोदी के प्रति कभी हिली नहीं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह का क्रिमिनल केस गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया और उन्हें वापस घर आने की इजाजत मिली। शाह एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली इलेक्शन जीत जाते हैं। और फिर आता है 2013। मोदी को बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है। अब मोदी को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो उत्तर प्रदेश में कैंपेन चला सके, इंडिया का सबसे इलेक्टोरली क्रूशियल स्टेट, कोई जिसे वो पूरी तरह ट्रस्ट कर सके। मोदी ने चुना अमित शाह, एक ऐसा आदमी जो अभी भी मर्डर चार्जेस का सामना कर रहा था। 12 जून 2013 अमित शाह ऑफिशियली बीजेपी के उत्तर प्रदेश कैंपेन का चार्ज संभालते हैं। वो लखनऊ लैंड करते हैं अपनी कोर टीम के साथ और स्टेट के बीजेपी लीडर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बूथ्स पर कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं। सालों से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल टेरिटरी माना जाता था। शाह यूपी की सोशल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं और एक कोल्ड कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्कुल रूटलेस थी। मुस्लिम अपीजमेंट का नैरेटिव पुश किया जाता है। मोदी के चाय बेचने वाले ओबीसी बैकग्राउंड को हाईलाइट किया जाता है। मैसेज क्लियर था, बीजेपी तुम्हारी पार्टी है, बाकी पार्टीज मुस्लिम सी पार्टी है। शाह अयोध्या जाते हैं, वो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट जहाँ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और वहाँ एक प्रॉमिस करते हैं, यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजें। पूरी कैंपेन के दौरान ये राम मंदिर का एक लौता एक्सप्लिसिट रेफरेंस था। जब मोदी रैलीज में डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात कर रहे थे, शाह हिंदू नेशनलिस्ट स्पेस को ये सिग्नल दे रहे थे कि मोदी लेड बीजेपी उनके कोर कंसर्न्स नहीं भूली है। साथ ही शाह ने इंटरनल राइवल्स को भी सिस्टमैटिकली खत्म किया। एलके अडवाणी साइडलाइन हो जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी सीट छोड़नी पड़ती है मोदी के लिए, सुषमा स्वराज को पब्लिकली कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है जब वो कंप्लेन करती है। पुरानी बीजेपी वाजपेयी, अडवाणी और जोशी की पार्टी कुछ लिमिट्स मानती थी, कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो करती थी। शाह ने उसी पार्टी को अंदर से तोड़ दिया और कुछ नया बनाया, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा रूटलेस, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड। जो सिस्टम उभर कर आया वो था टोटल सेंट्रलाइजेशन। ऊपर से मोदी और शाह और नीचे सब एक्सपेंडेबल, और स्ट्रेटेजी काम करती है।
मई 2014 में जब रिजल्ट्स आते हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीट जीत जाती है, अपना दल के साथ टोटल 73 सीट। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिंगल डिजिट्स में सिमट जाती है। नेशनल लेवल पर बीजेपी 30 सालों में पहली बार अपने दम पर मेजॉरिटी जीतती है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अमित शाह उन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जिस आदमी के खिलाफ मर्डर का केस चल रहा था, वो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बन चुका था और पूरी पार्टी चुपचाप लाइन में खड़ी हो जाती है। सिर्फ 6 महीने बाद दिसंबर 2014 में शाह के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। जज एमडी मुसावी शाह की बात मान लेते हैं कि पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सीबीआई इस डिसीजन को चैलेंज तक नहीं करती है। अमित शाह फ्री हो जाते हैं और फिर वो अपना एम्पायर बनाना शुरू करते हैं। 2014 से 2019 तक बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर अमित शाह पार्टी को एक इलेक्ट्रल जगरनॉट में बदल देते हैं। जब शाह ने चार्ज लिया, बीजेपी के पास लगभग 3.5 करोड़ मेंबर्स थे। सिर्फ 5 साल में ये नंबर बढ़कर 18 करोड़ हो जाती है, लगभग 6-fold इंक्रीज। 2018 तक बीजेपी 28 में से 21 स्टेट में सरकार चला रही होती है। जिस दिन अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट बनते हैं, उसी दिन से उन्होंने 2019 इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। अक्सर नेता जीत के बाद सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। शाह ने 5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी। जब बाकी पार्टीज मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर लड़ रही थी, शाह बूथ्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब ऑपोजिशन लीडर्स सिर्फ स्पीचेस दे रहे थे, शाह सिस्टम्स बिल्ड कर रहे थे। उनका मेथड था माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने पार्टी का पूरा फोकस बूथ पर खड़ा कर दिया। इंडिया में लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ्स हैं। जहां जहां बीजेपी कंटेस्ट करती थी, वहां एक छोटी टीम पोटेंशियल बीजेपी वोटर्स को आइडेंटिफाई करती थी और इंश्योर करती है कि वो वोट देने आए। रिजल्ट्स हिस्टोरिक थे। 2019 में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी मेजॉरिटी की थी और अमित शाह 54 साल की उम्र में यूनियन होम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। अक्यूज मर्डरर से होम मिनिस्टर तक सिर्फ 9 सालों में। लेकिन शाह के पास सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और हथियार था। उन्होंने ऑपोजिशन को एक्टिवली वीक कर दिया। उनकी अप्रोचिंग स्ट्रेटजी सिंपल थी। ऑपोजिशन पार्टीज के पावरफुल रीजनल लीडर्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें पैसा ऑफर करो, मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, इन्वेस्टिगेशन से प्रोटेक्शन जो भी चाहिए, और उन्हें बीजेपी में ले आओ। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब किसी पार्टी का लोकल हीरो डिफेक्ट करता है, पूरा कैडर डिमोरलाइज हो जाता है। सालों की मेहनत से बनाई गई इमेज एक पल में कोलैप्स हो जाती है। वोकर्स को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लॉयल्टी और आइडियोलॉजी का नैरेटिव टूट जाता है, मगर पूंजी के लिए पैसे आते कहां से थे? 2017 में मोदी गवर्नमेंट एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कंपनीज और इंडिविजुअल्स नेशनल बैंक से बॉन्ड खरीद सकते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे अनोनिमसली। पब्लिक को कभी पता ही नहीं चलता कि पैसा कौन दे रहा है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। लगभग आधे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को मिले थे। जब कोर्ट ने बैंक के डोनर्स की आइडेंटिफाई डिस्क्लोज करने का ऑर्डर किया, तो पता चला टॉप 30 बीजेपी डोनर्स में से लगभग आधे डोनर्स ने अपना डोनेशन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रेड के तुरंत बाद दिया था। सोचिए जरा, एक कंपनी पर इनकम टैक्स या किसी और एजेंसी का रेड होता है, कुछ दिनों में वो करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर रूलिंग पार्टी को डोनेट करती है। ये फंड रेजिंग नहीं, ये प्रोटेक्शन मनी था जो पॉलिसी के जरिए लीगल बना दी गई थी। होम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह इंडिया के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज के ड्राइविंग फोर्स रहे। ऑफिस संभालते हुए उन्हें सिर्फ 2 महीने हुए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को रिवोक करने का अनाउंसमेंट किया। कैबिनेट का कोई और मिनिस्टर इस डिसीजन के बारे में नहीं जानता था। प्लान पूरी तरह सीक्रेसी में तैयार हुई थी, सिर्फ शाह, मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच। कुछ ही घंटों के अंदर कश्मीर लॉकडाउन में चला गया। 40 लाख लोगों की कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई। लगभग 5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए। देश इस डिसीजन को समझ भी नहीं पाया था कि शाह ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके साथ आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस लॉ के तहत पड़ोसी देशों से आए हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस को रेफ्यूजी स्टेटस मिल सकता था। मुस्लिम्स को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया। 2025 तक वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन चुके थे। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं था। वो गवर्नर्स से वाइस चांसलर्स और रेगुलेटरी बॉडीज के हेड्स हर किसी की अपॉइंटमेंट पर भी गहरा असर रखते थे। जब चीफ मिनिस्टर्स या बीजेपी लीडर्स दिल्ली आते हैं, उन्हें पता होता है कौन से दरवाजे पर जाना है। शाह ने कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन नहीं दिखाई। उन्होंने
उन्होंने कभी मोदी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। जब उनसे मोदी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तो वो बात करने से इनकार कर देते हैं। शाह के पास बेहद पावर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा मोदी के शैडो में काम करना चुना। मोदी के बिना शाह एक हाईली स्किल्ड पॉलिटिकल ऑपरेटर जरूर होते, लेकिन शायद इंडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं। ऐसे यार अच्छी वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, जब भी आप बीजेपी पार्टी के बारे में सुनते हैं ना, तो आपको ये जो मतलब के 3-4 नाम है ना, ये फ्रंट पर मिलेंगे, जिसमें अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, और मतलब के उनका जो एक कबीना सारी है, ये आपको ज़रूर नाम मिलते हैं यार। अब देखो ना, एक स्टार्ट ऐसे ही होता है साहब का। अब अमित शाह का स्टार्ट देखो, मतलब कि उसकी तब एक इतनी पॉपुलैरिटी थी जब पीएम मोदी को भाई मतलब के वोट पड़ रहे थे 70-80 हज़ार, लेकिन तब भी उन्होंने एक 2.5 लाख के मार्जिन पर एक जीत हासिल की थी। तो तब से वो एक पॉलिटिक्स में है। हमें तो भाई ऐसे लग रहा था कि मतलब कि एक नए वो पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन ये चीज़ इसलिए इतनी टिकी हुई है बीजेपी पार्टी, क्योंकि इसमें लोग बहुत ही एक परफेक्ट हैं, और बहुत ही उन्होंने मतलब कि एक स्टडी की हुई है। जैसे आप समझ लें, पॉलिटिक्स में हर चीज़ उन्होंने भाई परफेक्ट बनाई हुई है, और जो भी एक एक्शन है या जो उनके डिसीजन है ना, वो ज़रूर एक परफेक्ट होकर लेते हैं। लेकिन लास्ट जो मतलब कि 3-4 एक डिसीजन हुए थे ना, आर्टिकल 370 हुआ था, बाकी मतलब के और एक एक्ट था जहाँ पर भी एक हिंदू कम्युनिटी रहती है, वो भाई इंडिया में आ जाए उनको रेफ्यूजी का एक स्टेटस मिलेगा। बाकी आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीच उठाकर दे लें, जहाँ मतलब कि अभी बंगाल में दे लें, उन्होंने इतनी मतलब कि बड़ी बड़ी स्पीचें की हैं, तो वो एक ओरिजिनल और एक मतलब कि पीछे से एक पॉलिटिक्स ही एक लगते हैं, और उन्होंने मतलब कि बहुत जद्दोजहद भी की है। हर पॉलिटिक्स जेल में जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज भाई वो होम मिनिस्टर हैं और बहुत पावरफुल पर्सन है। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की है। आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स में आना भाई बहुत मुश्किल होता है। जैसे देखिए इन्होंने मेहनत कितनी की है, कब के ये लगे हुए हैं। पहले भाई अपने बाप का जो है ना सारा जो काम जाम है ना, वो संभालने लगे थे, पर इतने भाई शुरू से ही उनके पास पैसा और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी है। ऐसा बंदा ही होना चाहिए जिसके पास भी पहले से सब कुछ हो, ये ना हो गए लूटने के लिए आके बैठ जाए। इस बंदे के पास पहले भाई धन दौलत बहुत था, और इसने आके ये कंट्री के बारे में सोचा। इतने साल मोदी साहब के राज ने पार्टी में ना टिकट लेके लड़ने की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जब टाइम आएगा तब लड़ेंगे। इतना देर उन्होंने अपना टाइम दिया पार्टी को, सारी चीज़ें की है यार। बंदा भी अच्छा है, बहुत अच्छी बातें मैंने कई वीडियोस देखी हैं इनकी। एक बात इनकी ये है, एक बात इन्होंने करनी, इन्होंने मुंह पे करनी है। मैंने कई बार इनकी देखी है कि ये कहते हैं मुस्लिम वोट्स नहीं ना देते, कोई ज़रूरत नहीं है वोट देने की। वो एक और पता नहीं किस चीज़ के बारे में, बिहार की वो है, उसके बारे में, यूपी की, उसके बारे में बोल रहे थे वो भी वोट नहीं देते तो ना दे, ज़रूरत ही नहीं है वोट की। बाकी भाई इन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड जो किया ना, वो कमाल का किया भाई। इन्होंने इतनी देर से टिके आ रहे हैं, मोदी साहब, योगी जी और ये अमित शाह, इन 3 बंदों की वजह से बीजेपी इस टाइम पे टॉप पे है। फोर्स से आप वोट ले भी नहीं ना सर। हाँ जाहिर बात है, अगर नहीं देता कोई तो ना दे भी। फ्रीडम और एक मतलब के डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसे ही चलता है भाई, हर किसी का अपना ओपिनियन और सारी बात होते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और अमित शाह जी है ना, वो बहुत एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, क्योंकि उन्होंने देखा जाए ना, उनको पीएम मोदी के बाद अमित शाह जी हैं जो कि भाई जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें संभाली हुई हैं। पीएम मोदी ज़रूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है वो, और मतलब एक हर तरह से वो बेस्ट हैं, लेकिन अमित शाह जी वो भी बहुत भाई वो कोई कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख ले यूपी में जहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था बीजेपी का, वहाँ कदम रखा और पहली बार में ही उन्होंने भाई जितवा दिया। अब देख ले कि इतना स्ट्रॉन्ग यूपी उनके पास है कि भाई हर एक को जो जिससे बात करो वो बोलता है हमने वोट ही बीजेपी को देनी है। अब ये अभी लास्ट, पहले को छोड़े, लास्ट अभी बंगाल की बात कर लें, वो जब मतलब 21-22 को जाकर बैठ गए थे वहाँ पर बंगाल में, हर जगह वो निकल रहे हैं, हर रोज़ वो रैलियाँ कर रहे हैं, हर रोज़ जाके मिल रहे हैं। जब तक उन्होंने फाइनल एक रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने एक बता दिया था 8 बजे शुरू होना है पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है 3 बजे दीदी को बाय बाय बोल देना है। भाई इस तरह का एक लीडर होना चाहिए कि जिसको अपनी एक पार्टी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या इतना एक स्ट्रॉन्ग उसके पास ना एक चीज़ें होने चाहिए कि उनको उसको पता हो कि भाई हम जीतने वाले हैं, हमारी क्या इधर है एक्टिविटी, कैसे काम करना है, किसको मिलना, किसको साथ मिलाना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं।
इस तरह भाई मोदी को भाई अपना आगे ले आने वाला सिर्फ जो है ना वो अहमद शाह है। इसने भाई काफ़ी मेहनत की है इस पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी भाई जब ये बंगाल का इलेक्शन का जब टाइम आया ना तो ये देखें कि उसने उधर जाकर काफ़ी मेहनत की है। और योगी जी भी, और इसने भाई उधर जाके अपना रैली निकालना, उधर की आवाम से मिलना, उनसे बातचीत करके ये देखो कि जहाँ पर बीजेपी का भाई नाम भी नहीं था उधर भाई उन्होंने अपना काफ़ी लीड से भाई विन किया है। और ममता जी को भाई उधर से उन्होंने भगा दिया गया। और उन्होंने भाई इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि हम जो पीछे जो है अपना सब करते रहे ना उसका भी हिसाब किताब लेना है। उनको अपने आप पर भाई अपना भरोसा था कि हमने जीत जाना है, तब भी उन्होंने ये बातें की हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। एक बहुत जो है ना वो आप कह लें कि उम्दा प्लेयर के तौर पर वो बीजेपी में मौजूद हैं और उनकी भाई एक स्ट्रेटजी जो है ना, एक इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हमने देखा जब भी भाई जिस इलेक्शन में वो पर्सनली इन्वॉल्व हुए हैं ना वो इलेक्शन को जीते हैं। मतलब आप देख लो शुरू से जिस तरह उसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। अब देखो ना बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि भाई एक डिक्टेटरशिप के ऊपर आ गई हुई हैं, जिसमें एक आप कांग्रेस देख लो, वो सारी किसको देख रही है, सिर्फ राहुल गांधी को देख रही है। उसके बाद कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता जो कि मतलब आगे उसको एक कैरी कर सकते। मे भी कोई हो, लेकिन हमें जो है ना ओपनली यही लग रहा है कि कोई इस तरह का नहीं है। इधर बंगाल को देख लो, ममता के अलावा कोई नाम नहीं भाई सामने नजर आ रहा। वो भी क्या है, वो भी एक डिक्टेटरशिप थी। जैसे वो मतलब थोड़ी डाउन हुई है, साथ ही हर चीज़ जो है ना वो फिनिश हो चुकी है। तो ये एक होता है, लेकिन भाई उन्होंने बहुत एक तरीके से उस पार्टी को संभाला है। आप देख लो कि ये मोदी ठीक है, एक जो है ना वो लीडर बड़ा है, एक मजबूत है और हर एक उसको पसंद करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आना जब भी भाई उनको रिटायर्ड होना पड़ना, उसके बाद उनके पास भाई काफ़ी ऑप्शन है। कम से कम उनके पास जो मेन है 5-6 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके बाद पार्टी को एक मेन आके बंदा जो है ना वो लीड कर सकता है। लेकिन इनका भाई ये है कि भाई काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो हार्ड जो स्टेप्स हैं ना वो भाई इन्होंने ज़रूर लिए हैं, जिसमें 370 था वो, उसके अलावा जो भाई ये जो रेफ्यूजीज़ वाला बिल था वो देख लो, और भी 2-4 है जो है ना वो औकाफ से रेलिवेंट 1-2 जो लास्ट इन्होंने किए हैं वो भी एक बहुत पावरफुल डिसीजन था। मतलब इस तरह करके इन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। अच्छी थी यार बायोग्राफी। ऐसे ही मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।